तो हेलो दोस्तों, 100 डे सीरीज 78th बीपीएससी का आज डे 7 है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर कर रहे थे बाय फ्लो चार्ट। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे बैटल ऑफ बक्सर कैसे होता है, किनके बीच में होता है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग ये देख लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या क्या होता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मीर कासिम को जब हटाया गया, मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। तो जब मीर कासिम को हटाया गया तो उसके बाद मीर कासिम जो है युद्ध लड़ता है, 2-3 युद्ध लड़ता है जिसमें वो हार जाता है, ठीक है ना। तो वापस जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और मीर जाफ़र जो है ब्रिटिशर को मिदनापुर, बुर्दमान और चितगांव का जमींदारी दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। मीर जाफ़र देता है ब्रिटिशर को। और जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है तो उसके बाद वापस से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है इंडिया में, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव वापस से भारत में आता है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करता है। और याद रहे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ना, वो 2 ट्रीटी होता है, 2 दिन होता है। एक होता है 12 अगस्त को और दूसरा होता है 16 अगस्त को। बैटल ऑफ बक्सर किस ट्रीटी के साथ ख़त्म होता है? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो जाता है। तो पहला ट्रीटी होता है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को पहला ट्रीटी होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? तो शाह आलम सेकेंड, दिल्ली का नवाब, दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकेंड वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में जो है ना वो ट्रीटी होता है। इसका मेन प्रोविज़न क्या था? इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ? तो इस ट्रीटी में शाह आलम सेकेंड बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है दीवानी राइट्स देता है किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिशर को दे देता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ का? एक मिनट, ये उड़ीसा ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है ना, उड़ीसा का दीवानी राइट जो है वो दे देता है किसको? तो ब्रिटिशर को दे देता है। तो पहला प्रोविज़न ये हुआ। दूसरा क्या होता है कि कंपनी गेव कारा मणिकपुर टू बादशाह, और कंपनी जो है कारा मणिकपुर एक जगह है वो बादशाह को दे देता है और इन रिटर्न 26 लाख देने का वादा करता है किसको? शाह आलम सेकेंड को। यानी कि दीवानी राइट्स के बदले 26 लाख रुपए देता है शाह आलम सेकेंड को। तो ये रहा मेन प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद आता है 16 अगस्त 1765, ये होता है शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला कौन था? तो अवध का नवाब था। शुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है ना ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड 16 अगस्त 1765 को होता है। इसमें क्या क्या हुआ? तो नवाब को सबसे पहले तो 50 लाख रुपए एज द वॉर पेनल्टी देना पड़ा ब्रिटिशर को। शुजा उद्दौला को 50 लाख रुपए एज द वॉर पेनल्टी देना पड़ा किसको? ब्रिटिशर को। नवाब अलाउ टैक्स फ्री ट्रेड इन अवध, और नवाब को अलाउ करना पड़ा टैक्स फ्री ट्रेड। कहाँ पे? अवध में। यानी कि दस्तक को अलाउ करना पड़ा ब्रिटिशर के लिए, दस्तक को अलाउ करना पड़ा। दस्तक मतलब क्या? फ्री ट्रेड, परमिट फॉर फ्री ट्रेड। ये पहला पॉइंट हुआ कि 50 लाख ब्रिटिशर को देना पड़ा, नवाब को अलाउ करना पड़ा फ्री ट्रेड ब्रिटिशर के लिए। और एन इंग्लिश आर्मी वॉज केप्ट इन अवध ऑफ द एक्सपेंस ऑफ नवाब, यानी कि अवध में अब इंग्लिश आर्मी रहेगा, ब्रिटिशर आर्मी रहेगा, जिसका सारा का सारा खर्च, एक्सपेंसेस नवाब को देना होगा। और ये सब शर्त के साथ अवध का किंगडम वापस से नवाब को सौंप दिया जाता है।
ये सब शर्तों के बाद वापस से अवध को शुजा-उद-दौला को सौंप दिया जाता है। तो शुजा-उद-दौला को तो वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है दस्तक को अलाउ कर देता है पूरे तरीके से। इसी के शासनकाल में जो है बेसिकली इंग्लिश आर्मी जो है वो अवध में आता है नवाब के खर्च पे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या क्या हुआ हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है ना, कि मीर जाफ़र जमींदारी दिया, रॉबर्ट क्लाइव आता है, 2 ट्रीटी करता है। ट्रीटी का मेन प्रोविज़न क्या क्या था हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब जो है बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू हो चुका था। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल और अवध में जो है ना लागू हो चुका था, जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और वैसे तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के पिता का नाम क्या है, लियो कार्टेस। लियो कार्टेस जो है डुअल फाउंडर ऑफ डुअल गवर्नमेंट। लियो कार्टेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ, लियो कार्टेस को फाउंडर ऑफ डुअल गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। उस टाइम क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट के टाइम पे बंगाल का नवाब था नजम-उद-दौला। नजम-उद-दौला जो है निज़ामत का राइट, बंगाल के निज़ामत का राइट दे देता है किसको, कंपनी को दे देता है। निज़ामत के राइट को दे देता है कंपनी को, और इसके बदले कंपनी प्रॉमिस करता है कि आप मेरे को ये राइट दे दीजिए निज़ामत का, और इसके बदले हम आपको 53 लाख रुपए एनुअली देंगे। कितना देंगे, 53 लाख रुपए एनुअली। ठीक है ना, 53 लाख रुपए जो है ना एनुअली आपको दिया जाएगा। और इसी ट्रीटी के बेसिस पे मोहम्मद रजा खान को नायक सूबेदार जो है ना अपॉइंट किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि बंगाल के जो नवाब था उस टाइम नजम-उद-दौला, उससे निज़ामत का अधिकार ले लिया और उससे वादा किया कि तुमको हम 53 लाख रुपए जो है ना एनुअली देंगे। और इसी ट्रीटी के तहत नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट करता है ब्रिटिशर। अब बात ये था कि ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था क्या, इसके अंदर क्या क्या अधिकार था। तो डुअल सिस्टम के अंदर अधिकार क्या था कि जो ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिशर वो एक राज्य का, जैसे बंगाल में अगर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू हुआ तो ब्रिटिशर आर्मी, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस को देखेगा। ठीक है ना, और नवाब क्या देखेगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी और जुडिशियरी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जैसे कहीं झगड़ा हो गया तो नवाब सुलझाएगा, कोई किसी का मर्डर कर दिया तो नवाब सुलझाएगा। यानी कि जो राज्य के अंदर का जो चीज़ है वो नवाब देखेगा। और जो रजा खान को अपॉइंट किया था, मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव जो अपॉइंट किया था यहाँ पे नायक सूबेदार, उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का पूरा भार दे देता है। यानी कि देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी और जुडिशियरी भी किससे कनेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही कनेक्टेड है। तो बस देखा जाए तो नवाब के पास ये भी पावर नहीं था, ये बस नाम का था। सारा का सारा कंट्रोल किसके पास था, तो ब्रिटिशर के पास था। आर्मी इसी का, एक्सटर्नल अफेयर्स इसी का, फाइनेंस पूरा निज़ामत इसी का, एडमिनिस्ट्रेशन इसी का। तो अंदर बस जो भी ड्रामा होगा उसमें थोड़ा बहुत नवाब का रोल था। तो इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें पावर पूरा किसके हाथ में था, ब्रिटिशर के हाथ में था। लेकिन बस दिखाने के लिए था कि नहीं, जो कर रहा है नवाब कर रहा है, बस नवाब के नाम पे होता था। ये था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि लियो कार्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, ये सब हम लोग को समझ में आ गया। मेन फीचर्स क्या था कि राइट विदाउट अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी विदाउट राइट्स, ये था मेन फीचर्स किसका, डुअल गवर्नमेंट का। अब बात ये है कि डुअल गवर्नमेंट का रिजल्ट क्या क्या निकला। तो बंगाल में अराजकता पैदा हो गया, ट्रेड ब्रेकडाउन हो गया, और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं था डुअल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर ब्रेकडाउन हो गया और मोरालिटी की कमी आने लग गई।
ये था रिजल्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट की एनार्किज्म आ गया, अराजकता आ गया, ट्रेड ब्रेकडाउन हो गया, एग्रीकल्चर ब्रेकडाउन हो गया और मोरालिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। जुडिकेशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का क्या था कि ब्रिटिशर जो है ना कभी भी नवाब नहीं बनना चाह रहा था इस टाइम पे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया ना कि बताओ कि तुम सब कुछ तो करिए लिए, सब कुछ तो अपने कंट्रोल में करिए लिए, तो फिर तुम बंगाल का नवाब अपने आप को क्यों नहीं घोषित कर देते हो। तो बड़ा अच्छा जवाब देता है रॉबर्ट क्लाइव कि अगर अभी जो है नवाब अगर घोषित करेंगे अपने आप को तो बंगाल का जनता जो है, प्रजा जो है मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमको तुरंत उखाड़ के फेंक देगा। फिर बताता है कि यहाँ से 300 साल पहले से 500 साल पहले से जो मुगल शासक यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, मुगल शासक यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, यहाँ का सारा रीति रिवाज सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ का जनता उनको आराम से एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन मेरे को एक्सेप्ट करेगा क्या, मेरे को यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली ये इस टाइम पे पूरा जो है ना फाइनेंशियल प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा था। रॉबर्ट क्लाइव को ये भी पता था कि अगर नवाब यहाँ पे बन गए तो मेरे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लाइव डिड नॉट वांट टू इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और क्लाइव कभी नहीं चाह रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस करे इसके काम में, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहा ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का, बैटल ऑफ बक्सर का रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंगाल हम लोग बिल्कुल डीप वे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक भी पॉइंट हम लोग बंगाल से रिलेटेड नहीं छोड़े हैं, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इसका प्रूफ लेने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और लगाना शुरू करिए। 90 से लेकर के 95% क्वेश्चंस मेरे ही वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन, मेडिवल एज में अवध अकबर के टाइम पे आता है, प्रोविंस बनता है अवध। 1720 में शहादत खान के द्वारा इसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, और कन्नौज टू क्या है ये करमाशा रिवर तक जो है ना, करमाशा रिवर तक ये फैला हुआ था, एक्सपेंशन था इसका, करमाशा रिवर तक फैला हुआ था। इसका प्रोमिनेंट नवाब कौन कौन था, तो शहादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, असफउद्दौला, शहादत खान टू और वाजिद अली शाह, ये सब मेन नवाब थे अवध के। तो चलिए एक एक करके कुछ पॉइंट्स जो है ना इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शहादत खान कौन था, तो वही फाउंडर ऑफ अवध, इंडिपेंडेंट अवध। ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में कि शहादत खान जो है अफ़गानी ग्रुप का क्या था, लीडर था। शहादत खान अफ़गानी गुट का लीडर था, और ये पहला अवध का ऐसा नवाब रहा जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू और मुस्लिम को भी अपॉइंट किया, और फिर बाद में ये जो है सुसाइड कर लेता है 1739 में। इसके सुसाइड करने के पीछे का रीज़न भी था, नादिर सा रीज़न था, जो कि हम लोग किसी और लेक्चर्स में देखेंगे, समझेंगे, जब हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज जब बीपीएससी के पेपर के बाद जब डिटेल वे में शुरू करेंगे। बेसिकली ये तो डिटेल वे हो ही रहा है, और भी कहानी वाइज, स्टोरी वाइज जब हम लोग शुरू करेंगे ना उसमें देखेंगे। ये तो बिल्कुल है कट टू कट हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पेपर में एक भी क्वेश्चन हमारे सीरीज से बाहर ना जाए, ठीक है ना। तो सिर्फ आप लोग को क्रिप्स मटेरियल मिल रहा है। तो शहादत खान जो है फाउंडर था, अफ़गानी ग्रुप का लीडर था, और हिंदू और मुस्लिम को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है शामिल किया था पहली बार शहादत खान। फिर बनता है सफदरजंग जो था इसका क्या था, दामाद था, शहादत खान का दामाद था सफदरजंग, और इसका असली नाम अबुल मंसूर खान था। असली नाम क्या था, अबुल मंसूर खान। और ये जो है बहुत ही पॉपुलर नवाब रहा अवध का। क्योंकि हम लोग को याद है कि ये बैटल ऑफ मणिपुर याद है, अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई हुआ था मणिपुर में, जिसमें अहमद शाह मुगल बादशाह अहमद शाह के साथ सफदरजंग था। तो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन बैटल ऑफ मणिपुर।
सफदरजंग के नाम पे ही दिल्ली में अभी एक हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। दिल्ली का ये वजीर भी था और यहाँ का नवाब भी था, अवध का नवाब भी था और दिल्ली का वजीर भी था, जिस कारण से सफदरजंग को नवाब वजीर का दर्जा मिला है। एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक लाइन से, ठीक है ना। तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ अवध, अवध के एक्सपेंशन में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसका रियल नाम क्या था, अबुल मंसूर खान। बैटल ऑफ मणिपुर में इसका बहुत ज़्यादा रोल था और नवाब वजीर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फिर आता है शुजा उद्दौला, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे बैटल ऑफ बक्सर में शुजा उद्दौला। ये कौन था, शुजा उद्दौला कौन था, तो सर अभी इसका बेटा, सफदरजंग का बेटा था शुजा उद्दौला। ये क्या करता है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसके साथ होता है, दस्तक सिस्टम को अलाउ कर देता है। और जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था तो शाह आलम को अवध में ही ये जो है ना प्रोटेक्ट किया था। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि इसको रहने का जगह दिया था शाह आलम सेकंड को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ शाह आलम सेकंड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, शुजा उद्दौला करता है, ठीक है ना। शुजा उद्दौला के टाइम पे ही ब्रिटिश आर्मी जो है अवध में रहने लग गया इसके खर्च पे। फिर उसके बाद बनता है असफ उद्दौला, शुजा उद्दौला के बाद बनता है असफ उद्दौला। अभी जो लखनऊ का जो भी कल्चर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, असफ उद्दौला के द्वारा। यानी कि लखनऊ कल्चर को प्रमोट करने का काम कौन करता है, असफ उद्दौला करता है, लखनऊ कल्चर को प्रमोट करने का काम। और ये जो है रूमी दरवाज़ा और इमाम बाड़ा बनवाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूमी दरवाज़ा और इमाम बाड़ा बनवाने का काम कौन करता है, तो असफ उद्दौला। और फाइनली 1797 में ये मर जाता है। फिर आता है शहादत खान। शहादत खान के टाइम पे जो है ना सब्सिडियरी अलायंस साइन होता है, यानी कि अवध जो है पूरा ब्रिटिशर के अंदर। हम लोग सब्सिडियरी अलायंस को बहुत ही डिटेल वे में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस जो है शहादत खान सेकंड के टाइम पे ही साइन होता है। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था गवर्नर जनरल। उसके बाद आता है वाजिद अली शाह, ये लास्ट नवाब ऑफ अवध। कौन था, वाजिद अली शाह था लास्ट नवाब। इसके टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अब फाइनली डलहौजी जो है अवध को एनेक्स कर लेता है। और रीज़न पता है क्या देता है कि ये जो है अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा है। तो पूरा अवध को क्या कर लेता है, एनेक्स कर लेता है डलहौजी। और इसको जो है कलकत्ता भेज देता है और बाद में इसको पेंशनर के रूप में जो है इसको पैसा देते रहता है ब्रिटिशर। तो ये हमारा रहा अवध के बारे में, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बेसिकली हम लोग रीजनल स्टेट्स पढ़ रहे हैं, इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। और इसके बाहर क्वेश्चंस जाने की संभावना ही नहीं है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो 95% क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से ही बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। पूरे टॉपिक को बहुत ही डीप वे में, बहुत ही डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे 8 में, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड कीप स्टडी।